गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भू उपयोग है उसकी डिवीज़न कैसे है इंडिया के अंदर, और हमने मृदा संसाधन, मृदा यानी कि मिट्टी कैसे बनती है, कौन कौन से कारक है इसको बनाने वाले, इसका संरक्षण, ठीक है, और इसके निम्नीकरण के कारण पढ़े हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा, मृदाओं के वर्गीकरण में बेटा 6 प्रकार की मृदा है जो इंडिया में मैंने मैप में समझाई थी आपको। तो 6 टाइप की जो मृदा हैं उनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं और वो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में, कौन कौन से एरिया में हैं, उसकी डिटेल जो है स्टडी आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो फर्स्ट मृदा है हमारी जलोढ़ मृदा, जिसे एलुवियल सोयल भी कहते हैं बेटा। जल लोढ़ यानी कि जल के द्वारा जमाई गई मिट्टी, उसको कहते हैं जल लोढ़। तो जल कौन सा जल है बेटा? नदियों का जल। नदियाँ क्या लेकर आती हैं अपने साथ? क्या कहेंगे इसको? सिल्ट सेडिमेंट को अवसाद, यानी कि जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे मैदानों में आती हैं तो अपने साथ क्या बहा कर लाती हैं? जो रास्ते के कंकड़ पत्थर हैं, जो मिट्टी है या पेड़ पौधों की पत्ते हैं, तो जो भी अवशेष जिनको हम सिल्ट और सेडिमेंट कह देते हैं, वो साथ में बहा कर लाती हैं और मैदानों में जब उसको डिपॉज़िट करती हैं, जमा करती हैं, तो तब उस मिट्टी में जलोढ़ मृदा के कण पाए जाते हैं। ठीक है, यह मृदा जो है पूरे भारत में, मैप में हमने देखा था, सबसे ज़्यादा फैली हुई है और ये एक महत्वपूर्ण मृदा है, यानी एक इम्पॉर्टेंट जो है ये सोयल है। क्यों सोयल है बेटा? क्योंकि इसी सोयल के अंदर सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो पैदा हो सकती हैं। उत्तरी मैदान जो है वो किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। और यह जो मृदा है हिमालय की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारे कंट्री में आकर बहती हैं, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो 3 जो मेन रिवर्स हैं, जैसे सिंधु नदी है, सिंधु की आगे सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज और ब्यास। तो ये सारी सिंधु नदी से जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है उसकी, यानी कि सहायक नदियां हैं। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये 3 जो नदियां हैं ये क्या करती हैं? उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। इनके द्वारा निक्षेप, यानी कि जो भी अवसाद लाया गया है वो इन मैदानों में आकर जमा हो जाता है। और ये मृदाएँ कहाँ तक फैली हुई हैं? राजस्थान और गुजरात तक। एक संकरा गलियारा, यानी कि वाइड नहीं है, जैसे पूरा नॉर्थ इंडिया हमने मैप में देखा कि मैप में देख सकते हैं हम यहाँ पर मृदा वाला मैप हमने जूम मीट पर किया था। ये देखो, ये जो लाइट ग्रीन पार्ट है ये यहाँ पर ब्रॉड है नॉर्थ इंडिया के अंदर, लेकिन नैरो कहाँ पर है? देखो गुजरात वाली साइड में बिल्कुल एक स्ट्रिप है, एक पट्टी सी है, इसको बोल दिया है संकरा गलियारा, यानी कि चौड़ाई में नहीं है, बिल्कुल पतली सी एक लेयर है जो कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर जो है हम क्लियर करेंगे पूर्वीय तटीय मैदान, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे से भी जो है जलोढ़ मृदा बनी है। अब जलोढ़ मृदा में किस किस के तत्व पाए जाते हैं? रेत, सिल्ट और मृतिका। मृतिका क्या है बेटा? डेड पार्टिकल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको मृतिका कह दिया। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर जाते हैं
तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी जो है ऊपरी भाग में ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ये थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है लेकिन इजी है बेटा। ढाल भंग यानी कि नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो वो एक ढाल होती है ना, स्लोप होता है। वहाँ से जब रिवर नीचे झरनों के रूप में पहाड़ों के साथ साथ नीचे आती हैं तो वो क्या करती हैं, उसमें स्पीड तेज़ होती है पानी की, क्योंकि ऊंचाई से अगर आप चीज़ को नीचे गिराते हो तो वो स्पीड से जाती है। अगर हम फ्लैट एरिया में गिराते हैं तो वो जो है थोड़ा टाइम लेती है। अब बॉल है, आप बॉल मैदान में खेल रहे हो तो ऐसे फेंकोगे तो उसकी स्पीड स्लो होगी। अगर आप छत से नीचे फेंकोगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो रिवर्स भी ऐसे ही पहाड़ों से निकलती हैं और जैसे ही पहाड़ी ढलानों से नीचे आती हैं तो उनके साथ जो मृदा यानी जो मिट्टी के कण हैं वो मोटे होते हैं। अगर कहीं आप पहाड़ी इलाकों में घूमने गए हो तो रास्ते में रिवर्स देखी होंगी आपने। तो नियर द हिल्स और माउंटेन्स रिवर जो है उसमें मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस रिवर के अंदर पानी ज़्यादा आता है, रेन वाटर आ गया या आइस मेल्ट हो गई तो वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी का, तो उससे क्या होता है वो बड़े पत्थर भी खिसक कर आगे चले जाते हैं और फिर आगे जाकर ये मैदानों में प्रवेश करने से पहले जो शेप बनाती हैं उसको कहते हैं द्वार, चो। ये दो वर्ड हैं बेटा, द्वार और चो क्षेत्र तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। तराई क्या है, मैदानों का बिल्कुल जो सरफेस फ्लैट एरिया, उसमें कोई ऊंचाई नहीं, कोई ढाल नहीं है। मैदानों में तो क्या कहते हैं इक्वल होती है ना लैंड। पहाड़ों में स्लोप होता है थोड़ा, क्योंकि ऊंचाई पर होते हैं, धीरे धीरे वो ऊंचाई घटती जाती है और मैदानों तक वो ऊंचाई जो है ख़त्म होकर मैदान बराबर हो जाते हैं। तो जैसे शेप बनाती है ना रिवर रास्ते में, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सोशल साइंस में, वी शेप, आई शेप, मिनांडर्स। तो ये रास्ते के अंदर जो रिवर्स रूप लेती हैं उसको कहते हैं ये चो क्षेत्र, ठीक है। तो तराई, तो यहाँ पर उस मोटे कण वाली मृदा का रूप बदलता जाता है। मैदानों में आते आते जो मोटे कण हैं, पत्थर हैं, वो आपस में नदी के पानी में टकराकर टूटते रहते हैं और महीन जो है रेत का रूप ले जाते हैं। इसीलिए तो नदियों में से रेत निकाल कर हम अपने कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं बेटा। कणों के आकार और इनके घटकों के अलावा मृदा की पहचान कैसे की जाती है, उसके एज स्ट्रक्चर से, कि कितनी जो है पुरानी मिट्टी है बेटा। तो एज के अकॉर्डिंग जो मृदा है दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर क्या है, जो बिल्कुल पुरानी मृदा है, और खादर क्या होती है, नई मृदा। पुरानी मृदा जैसे ही नदियाँ मिट्टी बिछाती हैं, अगले साल फिर बारिश होती है, फिर वो सेडिमेंट लेके आती हैं, फिर उस सेडिमेंट के ऊपर एक और लेयर बिछ जाती है। यानी हर साल नदियाँ जो हैं अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आती हैं वो परत दर परत मैदानों में बिछाती रहती हैं बेटा। तो जो सबसे नीचे चलेगी परत वो क्या होगी, पुरानी मिट्टी। जो ऊपर नई परत जमती गई उसको कह दिया नई मिट्टी। तो इसकी एक टेक्निकल शब्द है, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर, और नई को कहते हैं खादर। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो सबसे नीचे जमा हो गई बांगर मृदा, उसमें कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर खादर जो है मृदा जब अपनी एक परत बिछाती हैं उसके जो कण हैं वो महीन होते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो महीन कण है वो जमते जाएंगे और जो मोटे कण है वो नीचे जाते जाएंगे। जलोढ़ मृदाएं क्या होती हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ। इसमें क्या पाया जाता है, क्या गुण है, अंडरलाइन कर लें इसको, पोटाश, फास्फोरस और चूना। इनमें ये तीन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये
उपजाऊ होती है बेटा। इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ और दालें वगैरह ये खेती जो है बड़े आसानी से की जा सकती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि क्या होती है? जिसमें कृषि क्षेत्र कम होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे हमारे उत्तरी मैदान हैं, पूरे इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें तो ज़्यादा जो डेंसिटी है, ज़्यादा जो जनसंख्या का घनत्व है, वो कहाँ पर है? उत्तरी मैदानों में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये मोस्ट पॉपुलस एरिया हैं, स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के। और इन सब में जलोढ़ मृदा पाई जाती है क्योंकि यहीं से गंगा रिवर और यमुना रिवर बहती है बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सिल्ट है उसमें उपजाऊ शक्ति जो है वो हर साल रीन्यू होती रहती है, नए नए उसमें गुण जो हैं आते रहते हैं, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए उपजाऊपन है इसमें। और जो मिट्टी उपजाऊ होती है उसमें चाहे आप कोई भी खेती कर लो, कोई भी फसलें उगा लो, कोई पेड़ पौधे, सब कुछ पैदा हो जाता है बेटा। गहन खेती है, जनसंख्या अधिक है और कृषि योग्य भूमि कम है, इसलिए उस इलाके की खेती को क्या कहते हैं? गहन खेती। इसके अलावा क्या है, जो सूखे क्षेत्र हैं उनकी मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार, सिंचाई करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं, जो मृदा है बिल्कुल एरिड रीजन्स में, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में है, बहुत कम बारिश होती है, तो ये मृदाएं क्वालिटी तो रखती हैं, इनके अंदर वो गुण हैं। अगर इनको सही उपचार इनका किया जाए, अच्छी चीज़ें इनमें कोई जो है मैन्योर वगैरह यूज़ की जाए, अच्छी सिंचाई की जाए, तो पैदावार बढ़ाई जा सकती है बेटा। तो नेक्स्ट मृदा है हमारी काली मृदा। नाम ही देखो इसका काला है, तो इसका रंग भी काला ही होगा। इसको और नाम से भी जाना जाता है रेगड़। फर्स्ट लाइन में है बेटा रेगड़ मृदा भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लें इसको। और ये किस खेती के लिए इम्पोर्टेंट है? कपास की खेती बेटा। इसीलिए इसको कपास मृदा भी कहा जाता है। अब 3 नाम आ गए काली मृदा के: काली मृदा, रेगड़ मृदा और काली कपास मृदा। यानी कि कुछ भी अगर पूछा है तो उसमें हमने काली मृदा की विशेषताएं बतानी है बेटा। यह माना जाता है कि इस मृदा के निर्माण में जलवायु और जनक शैल महत्वपूर्ण योगदान देती है। जनक शैल क्या होता है? जो प्राइमरी मिट्टी होती है, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। मोस्टली ये साउथ इंडिया में पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा सा एमपी वाला एरिया। तो यहाँ पर जो बेटे पुराने टाइम में कहते हैं कि बहुत सारा जो है ज्वालामुखी फटा और उस ज्वालामुखी फटने से मिट्टी जो है ना जलकर राख हो गई, इसलिए इसका रंग काला है। तो ये जो है इसका ओरिजिन किस पे हुआ है, इसकी जनक शैल क्या है? ये ज्वालामुखी उद्गारों से बनी हुई है बेटा। इस प्रकार की मृदा जो है वो दक्षिण पठार के और कुछ उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है। और लावा क्या है मैंने बताया अभी, ज्वालामुखी फटने से बनी है। अर्थ के अंदर जो है गर्म मटेरियल है, ऊपर वाली रॉक तो सॉलिड है, लेकिन अब अगर इसके कोर पार्ट में जाएं, आपने 3 लेयर्स कभी 7th में पढ़ी होगी, ठीक है ना। जो मिट्टी है उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट तक जाएं तो कोर, मेंटल और क्रस्ट, दीज आर द 3 लेयर्स। थ्रू दीज लेयर्स वी फाइंड द सॉलिड लेयर ऑफ अपर लेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना वो सॉलिड हो गई है टेम्परेचर की वजह से, लेकिन अर्थ के अंदर टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और जो मटेरियल है वो मोल्टन एरिया में, मोल्टन स्टेज में है। और वो जब फटकर बाहर आता है धरती से तो वो क्या कहलाता है? लावा।
तो ये मृदाएं जो हैं मोस्टली कहाँ पर मिलती हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा जो है इसमें महीन कण पाए जाते हैं बेटा, महीन कण मृतिका से बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नमी धारण करने की क्षमता है। अगर इसके अंदर पानी चला जाए तो वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, सूखता नहीं है, उसके अंदर रिटेन रहता है, यानी कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। और इसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना। और हमने जलोढ़ मृदा में भी एक गुण देखे थे कि कौन से तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है। हमने अलग अलग मृदा के जो फीचर्स लिखने हैं तो ये बातें उसमें लेनी है हमने बेटा। मैग्नीशियम, पोटाश, चूना, इसके अतिरिक्त फास्फोरस की जो मात्रा है बहुत कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इनमें दरारें पड़ जाती हैं। ये मिट्टी दिखाई दे रही थी ना इधर ब्लैक, ये देखो, जब इसमें कुछ समय के बाद पानी सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं बेटा, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं मृदा के अंदर। और इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण होता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं, स्टिकी होती हैं ये। इसमें रेत के गुण तो पाए नहीं जाते बेटा, इसलिए ये चिपक जाती है बॉडी के साथ। इनको जोतना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपस में जो कण है ना बहुत ही ज़्यादा साथ में बाइंड होते हैं। और इनके ऊपर अगर हम खेती करना चाहें तो इसके अंदर हाली चलना बहुत मुश्किल है। इसकी जुताई जो है इसलिए मानसून प्रारंभ होने से पहले ही शुरू कर दी जाती है। अगर वो गीली हो जाएगी तो उसकी गुडाई निराई जो भी करते हैं वो पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा के अंदर जो है क्या गुण पाए जाते हैं? इसमें लौह अंश यानी लोहे का जो पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। और पीली मृदाएं क्या होती हैं बेटा? वो पश्चिमी घाट या छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं। इनमें लाल रंग अगन्य और रूपांतरी चट्टानों की वजह से होता है और लौह धातु अधिक पाई जाती है, जबकि जो पीला रंग है इनमें जल योजन के कारण होता है। जल योजन क्या है? लगातार बारिश होने की वजह से उस मृदा के अंदर जो मिट्टी के गुण हैं वो बह जाते हैं और बाकी जो पार्टिकल बचते हैं उनका रंग पीला होता है बेटा। लेटराइट मृदा बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक सोयल यानी काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लैटराइट मृदा, इनके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बेटा। तो लैटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट, ठीक है। लैटराइट मृदा का निर्माण कहाँ होता है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय मतलब बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में, जैसे साउथ इंडिया है हमारा बेटा, उष्ण कटिबंध है। और उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध कौन सा है? जो उत्तर भारत है। जो कर्क रेखा है ना भारत के बीचों बीच से निकलती है तो वो भारत को दो जो है जलवायुओं में बांट देती है। जो ऊपर वाली जलवायु है उसको उपोष्ण कहते हैं और साउथ इंडिया की जो जलवायु है उसको उष्ण, क्योंकि वो इक्वेटर के पास होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। उपोष्ण का मतलब है गर्मी भी है और सर्दी भी है। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश के मीनिंग में देखें तो इसको बोलते हैं ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी कि नियर द इक्वेटर के हैं गर्मी वाले एरिया और उससे थोड़ा ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी भी और सर्दी भी आती है। यह मृदा कैसे बनती है? भारी वर्षा के कारण। लगातार जब वर्षा होती है इन इलाकों में तो वहाँ पर लीचिंग निक्षालन हो जाता है, क्षण जाती है, मिट्टी बहकर नदियों के साथ चली जाती है और जो मोटे कण हैं वो वहीं पर जमे रहते हैं
तो ऐसी मृदा जो है लैटराइट मृदा कहलाती है। इसके अंदर ये गहरी होती है और इसमें जो अम्लीय पदार्थ है pH 6.0 ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। पौधे नहीं इतने पैदा होते क्योंकि इस मिट्टी में पहले से ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम ही होते हैं बेटा। ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कुछ भाग हैं, सारे स्टेट में नहीं, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं बेटा। ह्यूमस प्राप्त रूप में होती है। ह्यूमस वहाँ पर होती है जहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं नीचे अर्थ पर गिरते हैं और मिट्टी के साथ ही मिक्स होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं बेटा। इसमें वनस्पति अर्धशोषक की मात्रा बढ़ती चलती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर, हाँ जी यहाँ से है। पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये आप पिक्चर में देख रहे हो ना, लेटराइट सोयल कैसी खुश्क है, बिल्कुल पथरीला इलाका है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस पर लगातार बारिश होने की वजह से जो मिट्टी के गुण थे वो बह गए और बाकी जो मोटे कण थे पत्थर के रूप में वो रह गए। और इससे क्या होता है बेटा, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है बेटा। तो ये मोस्टली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल की, अंडरलाइन कर लें इसको, ये लास्ट से लास्ट ईयर आया था पेपर में क्वेश्चन। जो केरल के अंदर लाल लेटराइट मृदाएं हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं, वहाँ पर काजू की जो फसल है वो अधिक होती है ऐसी मृदा के अंदर बेटा। नेक्स्ट है हमारी मृदा, लैटराइट मृदा हो गई। नेक्स्ट मृदा है वन मृदा, यानी पर्वतीय मृदा भी कह सकते हैं। इधर साइड में मरुस्थलीय मृदा भी है बेटा, जो मरुस्थल में पाई जाती हैं। इसमें देखो रेत के गुण ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए ये इनफर्टाइल है। लास्ट है वन मृदा, जो पहाड़ों पर मृदा पाई जाती है। पहाड़ों पर आपको पता ही है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वर्षा वन होते हैं।